नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो देश में कोरोना का कहर जारी है और आज तो रिकॉर्ड जान जाने या मौतों का आंकड़ा कह सकते हैं वो है, यानी कि मौत के मामले में इस महामारी से जो मौतें हुई हैं उस मामले में आज भारत ने रिकॉर्ड बना लिया है। रिकॉर्ड 4,529 मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटे में इस देश में इस महामारी से। जो सरकारी आंकड़े हैं दोस्तों वो बता रहा हूं, ये दुखद है। ये रिकॉर्ड कहीं से भी कम होना चाहिए, रिकॉर्ड की ओर हमारे देश को नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन दुखद है कि लगातार इस महामारी का कहर बरप रहा है और लोग जो हैं वो परेशान हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच भारत से लेकर सिंगापुर तक कुछ बयानबाजियां जो हैं वो भी आज चर्चा में रही हैं। खासकर आप याद कीजिए कि अरविंद केजरीवाल का बयान कल आया था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा एक बयान नितिन गडकरी का भी आया था, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उस पर भी चर्चा होगी आज। लेकिन इन सब बातों और कोरोना का जो कहर है इस पर चर्चा तो करेंगे ही। एक चर्चा कोरोना की बात जब कर रहे हैं, वैक्सीन की चर्चा जरूर होनी चाहिए। और वैक्सीन को लेकर के आज सरकारी तौर पर कह दिया गया है कि अब अगर आप कोरोना पीड़ित थे और अब निगेटिव आ चुके हैं, यानी कि आप अब उस जो पीड़ा थी आपको, यानी जो बीमारी थी कोरोना की, उस बीमारी से आप अब बाहर निकल चुके हैं, उबर चुके हैं, तो 3 महीने आपको इंतजार करना होगा। 3 महीने के बाद ही आप वैक्सीन लगाएंगे। ये सरकारी तौर पे ऐलान कर दिया गया है आज की अब आप जो भी इस बीमारी से उबरा है उसको 3 महीने बाद ही टीका लेना होगा, वैक्सीन लेना होगा, उससे पहले नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन इस बीच एक खबर जो है वो है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं अपने इस तीसरे कार्यकाल में लगातार घिरती हुई नजर आ रही हैं। उनके ऊपर आप जान ही रहे हैं कि लगातार बीजेपी चाहती थी कि वहां सरकार बने। पिछले 2 साल से बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी को एक्टिव मोड में लाकर के खड़ी कर रखी थी। लेकिन बीजेपी के पाले में सिर्फ 77 सीटें आई और बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। इसके बाद पिछले दिनों 4 ममता के सहयोगियों को, जिसमें से 2 कैबिनेट मंत्री हैं और 2 में से एक मदन मित्रा जो हैं वो विधायक हैं इस वक्त, और शोभन चटर्जी वो पूर्व कोलकाता के मेयर हैं, ये चारों गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारी सीबीआई ने की। इस गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत सीबीआई कोर्ट से मिल गई, लेकिन बाद में देर रात को हाई कोर्ट कोलकाता ने फिर से आदेश जारी किया, उनकी जमानत को रद्द कर दी और आज उस पर सुनवाई थी। इस सुनवाई में जो बात हुई है वो ये है कि अब एक पक्षकार के रूप में, एक पार्टी के रूप में ममता बनर्जी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो बातें बहुत हैं और इन बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले आप तमाम साथियों, दोस्तों, शुभचिंतकों, आप सबका मैं इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और आप जैसा जानते हैं कि ये कार्यक्रम 2 वे है, इसमें आप भी अपनी बातें रखते हैं, हम भी अपनी बातें रखते हैं। आप अपनी बातें कमेंट बॉक्स में रखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, जरा स्क्रीन पर ले आइए और हमारे साथ बने हुए हमारे कार्यकारी संपादक जयशंकर गुप्ता जी। जयशंकर जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का। तो आप सबका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत, और स्वागत हमारे दोनों सहयोगियों के साथ फिर से। और सबसे पहले पश्चिम बंगाल चलना चाहूंगा और चर्चा को वहीं से उसकी शुरुआत करेंगे। महामारी को लेकर के और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, उस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन पश्चिम बंगाल में जयशंकर जी, ममता बनर्जी को घेरने की जो कोशिश बीजेपी करती आ रही है उसमें थोड़ी बहुत सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि 10 तारीख को, इसी महीने की 5 तारीख को सबसे पहले ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं। 10 तारीख को ममता बनर्जी के 2 कैबिनेट मंत्रियों को और उसके अलावा एक मदन मित्रा जो विधायक हैं और एक शोभन चटर्जी जो पूर्व मेयर रह चुके हैं कोलकाता के, जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी चले गए थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद फिर से उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। तो इन चारों के खिलाफ सीबीआई पूछताछ के लिए आदेश जारी हो जाता है राज्यपाल की तरफ से और सीबीआई इन लोगों को गिरफ्तार करती है। परसों गिरफ्तारी के बाद में
दिन भर हाई लेवल ड्रामा चलता है। ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर जो निजाम पैलेस में है वहां पहुंचती हैं, 6 घंटे ममता बनर्जी भी वहां धरना प्रदर्शन करती हैं। उसके बाद शाम को 7 बजे खबर यह आती है कि इन चारों को जमानत मिल गई है, लेकिन रात को फिर 12 बजते बजते खबर यह आती है कि इनकी जमानत माफ करें कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है और इन लोगों को अब जेल भेजा जा रहा है। लेकिन इस वक्त चारों जो हैं वो अस्पताल में हैं और आज सुनवाई होनी थी, 2 बजे से आज सुनवाई हुई। यह सुनवाई कल भी जारी रहेगी, लेकिन आज की सुनवाई में सीबीआई ने खासकर 2 लोगों को, एक तो ममता बनर्जी को खुद और दूसरे इनके कानून मंत्री मलय घटक को, इन दोनों को भी पक्षकार बना लिया, यानी कि पार्टी बना लिया है सीबीआई ने। तो अब दूसरी बात, एक मांग यह भी की गई है कि इस केस को बाहर ले जाया जाए। ये केस यहां पर अगर पश्चिम बंगाल में हम लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड रहेगा ये केस ममता बनर्जी और उनकी पार्टी से, इसलिए दिक्कत होगी। तो लेकिन तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं वो सीबीआई की तरफ से केस लड़ रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सबसे पहले तुषार मेहता ने इस पर क्या कुछ कहा है वो देख लेते हैं। तुषार मेहता का कहना है कि पश्चिम बंगाल की माफ करें, यहां परिस्थिति अलग है। जांच एजेंसी के कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री खुद धरने पर बैठ जाती हैं, जिससे असाधारण स्थिति पैदा हो जाती है। मुख्यमंत्री खुद ही इस मामले में पक्षकार हैं। उनकी सरकार के 3 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है, इसीलिए इस मामले में राज्य के बाहर सुनवाई बेहद जरूरी है, यह कह रहे हैं तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं। ओवरऑल चलेंगे सीधे जयशंकर जी आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरे प्रकरण को किस ढंग से देखते हैं? मामला प्रिजुडिस है, बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हम लोग भी बोलेंगे तो नाप तोल कर बोलेंगे, लेकिन फिर भी इस मामले में कहीं ना कहीं सियासी बू तो जरूर आती है, उसकी चर्चा मैं जरूर आपके साथ करना चाहूंगा। क्या कहेंगे ओवरऑल? नहीं, इस पूरे प्रकरण में कई पहलू दिखाई देते हैं। एक पहलू तो यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हार को भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अभी तक कबूल नहीं कर पा रही। देखिए, नारद स्टिंग ऑपरेशन केस जो है ये काफी पुराना है। अगर सीबीआई चाहती या केंद्र सरकार चाहती, हमारा गृह मंत्रालय चाहता, तो चुनाव से पहले भी गवर्नर इस मामले में मंजूरी दे सकते थे केस चलाने के लिए और चलता। देखिए, भ्रष्टाचार का सपोर्ट कोई नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे, शायद आप भी नहीं करेंगे और शायद ममता बनर्जी भी नहीं करेंगी। एक बात तो यह है कि इस खीज में आप ये सोचिए कि जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं, ममता बनर्जी सरकार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेती हैं और उसके बाद जब लगभग तय हो जाता है कि ये लोग मंत्री बनने वाले हैं, उनमें से चुन करके कुछ लोगों के खिलाफ राजभवन से मंजूरी दी जाती है। राजभवन भाजपा के मुख्यालय के रूप में काम करना शुरू कर देता है। राजभवन से शपथ ग्रहण के समय जिस ढंग से टिप्पणियां की जाती हैं, उसे लगता नहीं कोई राज्यपाल बोल रहे हैं, बल्कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी बोल रहे हैं। इस तरह से की भाषा, जिस तरह से राज्यपाल महोदय पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में जाकर के मौका मुआयना करने लग गए, आसाम कौन चला गया है कौन नहीं चला गया उसके बारे में जाकर के जांच करने लगे और उस तरह से बयान देने लगे, तो मतलब अद्भुत है। ये सब चीजें आज तक कभी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी देखने को मिला नहीं था। तीसरी बात यह है, जैसे हमने कहा, एक पहलू इसका यह था कि ममता बनर्जी को नहीं जाना चाहिए था सीबीआई के मुख्यालय के सामने। आप सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष या नेता नहीं हैं, बल्कि एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, जिसपे संविधान और संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करने का यह है, दायित्व भी है। वो बाहर रह करके अपना जो भी करती, पार्टी के लोग जाकर के करते, घेराव करते, धरना करते, जो भी वो सब लोकतंत्र में चलता है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे वहां जाना उनका उचित नहीं था। अब सवाल यह है, देखिए एक बात और भी है कि सीबीआई के बारे में बहुत पहले से कहा जा रहा था कि ये तोते की तरह से काम करता है, तोता है, जो सरकार होती है उस सरकार के हिसाब से काम करता है। लेकिन तोता इतना बेईमान भी हो जाएगा, ये थोड़ा समझ से परे की बात। मतलब इसी नारद चिटफंड, ये स्टिंग ऑपरेशन केस में
साफ देखा है हम लोगों ने, अभी भी वीडियो चल रहे हैं सारे चैनल्स पे, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, उसमें कि शुभेंदु अधिकारी 5 लाख रुपए नकद लेते हुए कैमरे में कैद किए जा रहे हैं, लेकिन उनका नाम गायब है, उन पर कोई आरोप नहीं है। आरोपी तो थे वो, जब पूरा जो पहला का था जिसके नाम FIR से वगैरह हुए थे, उसमें उनका नाम था, उस समय मिनिस्टर भी थे, तो कायदे से तो गवर्नर को उनके नाम का भी मंजूरी देना चाहिए था, उनके खिलाफ भी केस करने का। और अब तो फिर वो संवैधानिक पद पे आके बैठ गए हैं, भाई नेता विरोधी दल हो गए हैं वो, तो उनका भी है, तो इन पर नहीं किया। मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, मंत्री थे, उनका नाम नारद चिट फंड घोटाले में आया, चिट फंड कर रहा हूं, नारद स्टिंग ऑपरेशन केस में आया, FIR हुआ, गवर्नर हाउस से उनके ऊपर नहीं मिला कि भाई सभी जनप्रतिनिधि जो है वो लोक सेवक हो गया ना, अब तो लोक सेवक के ऊपर मंजूरी देना चाहिए था गवर्नर को। अगर शुभेंदु अधिकारी को और मुकुल राय के खिलाफ भी CBI ने किया होता, गिरफ्तारियां की होती, तो बात समझ में आती, तब फिर किसी को कहने का मौका नहीं मिलता, तो होता कि भाई ठीक है, तब एक ही बात रहती कि समय का सवाल। ये समय अगर चुनाव से पहले आप करते, चुनाव के बीच में भी करना गलत ही था। हालांकि चुनाव के बीच में भी जिस तरह से ममता बनर्जी के भतीजे को बुला करके पूछताछ की गई सरकारी एजेंसियों के द्वारा, वो भी एक मतलब बदले की, राजनीतिक बदले की भावना का ही प्रतीक लगता था। मैं कह रहा हूं कि देखिए, भ्रष्टाचार किसी का भी हो, चाहे वो भाजपा के किसी नेता का हो, तृणमूल कांग्रेस के नेता का हो, राजद का हो, समाजवादी का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको हम प्रामाणिकता नहीं दे सकते, उसका समर्थन नहीं कर सकते, कोई भी नहीं। लेकिन उसमें अगर आप 2 आंखों से देखिएगा कि तृणमूल कांग्रेस में अगर कोई का नेता कोई अगर भाजपा में चला जाता है तो हरिश्चंद्र की संतान हो जाता है, हरिश्चंद्र का वारिस या उत्तराधिकारी हो जाता है, और तृणमूल कांग्रेस में कोई होता है तो भ्रष्टाचार का प्रतीक हो जाता है। ये दोनों बातें नहीं चलेंगी, और इस बात को पश्चिम बंगाल के लोगों ने तो मान लिया। पश्चिम बंगाल के लोगों ने जितने बड़े पैमाने पे ममता बनर्जी को बहुमत देकर के सरकार उनकी बनवाई, इसका मतलब कि वो मान रहे थे कि ये जो केसेज वगैरह हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें तो दाल में काला है। अब उसी को देखना है। अब तुषार मेहता जी का जो कहना था कि साहब वो यहां से हटा करके किसी और राज्य में ले जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, ये तो अदालत को देखने का मामला है, अदालत देखेगी। और ऐसे मामलों में आमतौर पे यही रहा है कि भाई अगर सबसे बड़ी बात है, ये लोग भी जाएंगे ही जाएंगे अदालत में, इनके तृणमूल कांग्रेस के नेता जो हैं उनके तरफ से भी लोग जाएंगे ही जाएंगे, अपनी बात अपना पक्ष रखने के लिए जाएंगे। ममता बनर्जी को पक्षकार या पार्टी कैसे बनाया है, क्यों बनाया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर सिर्फ इसलिए बनाया है कि वो CBI के हेडक्वार्टर पे धरना प्रदर्शन करने चली गई तो बात तो एक अलग हो सकती है, लेकिन इससे उस मामले में पक्षकार होना तो एक अलग बात है ना। आप उनका ये कह सकते हैं दबाव बनाना, ये वो तो एक अलग मामला हो सकता है। लेकिन नारद स्टिंग ऑपरेशन केस में कहीं से भी ममता बनर्जी का नाम तो नहीं दिखाई दिया था, मेरे ख्याल से तो शायद नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बातें हैं मुख्य रूप से। एक तो टाइमिंग की बात है कि अगर आपका मन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का था तो आपको चुनाव से पहले ये काम कर लेना चाहिए था। और दूसरा, अगर आपका मन एकदम साफ है कि हाँ साहब समाज से भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और नारद जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसके आरोपियों को सजा मिले ताकि लोगों में एक नजीर बने, शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय को भी इस समय जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन वो आपने नहीं किया। तो आपके मन में कहीं ना कहीं से खोट नजर आती है, लोगों को इसमें आपके ऊपर भरोसा नहीं बनता है, क्योंकि और भी बहुत सारे मामले हैं इसी तरह के। अब बताइए, भ्रष्टाचार के सबसे बड़े आरोपी रहे, जिसको हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर लगा करके कहा था कि अपने हेमंत बिश्व शर्मा, उनको आपने असम का मुख्यमंत्री बना दिया साहब। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी जो प्रतिबद्धता सो कॉल्ड है या जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो कहीं दिखाई नहीं देता। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका जीरो टॉलरेंस आपके राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के रूप में सामने आ रहा है, इससे आप बच नहीं सकते। जी।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपको दोस्तों बता दूं कि जो नारदा या नारद टेप कांड है या कहें स्टिंग ऑपरेशन जो है, उस स्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत कहा जा रहा है कि 2014 में ही उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, लेकिन 2016 जो चुनाव है उससे पहले इसे सामने लाया गया था और इसमें कई लोग सामने आए थे, जिसमें से लगभग 13 लोग तो टीएमसी से थे और 14 अन्य लोग थे। इस प्रकार लगभग 27-28 लोगों के नाम इसमें आए थे, जिसमें अभी 4 लोगों को सामने लाया गया है। और कई ऐसे हैं, मुकुल राय जिनका नाम बता रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, ऐसे कई तमाम नाम हैं जो दोस्तों पिछले कार्यक्रमों में हमने आपके सामने रखा भी था। सारे नाम हम आपके सामने पेश किए थे और इसमें यही बताने की कोशिश हम लोग कर रहे थे कि कौन कौन लोग हैं और कौन इस वक्त बीजेपी में है और बीजेपी में है इसीलिए वो छूटे हुए हैं। ये बात, ये सवाल टीएमसी लगातार उठा रही है। अभी जिन 4 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया है, उन 4 लोगों में आप जानते हैं कि सुब्रत मुखर्जी हैं, फिरहाद हकीम हैं, ये दोनों मिनिस्टर हैं। इसके अलावा टीएमसी के विधायक मदन मित्रा हैं और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी हैं। अब इन चारों के अलावा 2 नाम और सामने आ रहे हैं। एक नाम खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनको पक्षकार बनाया गया है, और दूसरा नाम मलय घटक हैं जो कि कानून मंत्री हैं, इनको भी पक्षकार बनाया गया है, पार्टी बनाया गया है। और इस प्रकार अब तुषार मेहता और कांग्रेसियों का कहना है, माफ करें बीजेपी का कहना है कि अब इनके 4 मंत्री हैं, यानी 2 पहले से और 2 ये दोनों हो गए, मुख्यमंत्री और जो कानून मंत्री हैं मलय घटक। तो 4 मंत्री, 1 विधायक, 5 और उसके अलावा पूर्व कोलकाता के मेयर, ये 6 हो गए टोटल। और जिसमें 4 गिरफ्तार हैं और उसके अलावा 2 को पक्षकार बनाया गया है। इनसे भी पूछताछ की जा सकती है आने वाले समय में। लेकिन तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं और इस केस को लड़ रहे हैं सीबीआई की तरफ से, उनका कहना है कि इसे वेस्ट बंगाल से बाहर ले जाया जाए। अब आगे क्या कुछ होता है इस पर तो कल फिर से 2 बजे सुनवाई होगी और चर्चा करेंगे। उसके बाद भी हम कल शाम को भी कि आखिर क्या कुछ हुआ, सीबीआई की जीत होती है या टीएमसी के ये जो आरोपी हैं या अभियुक्त हैं इनकी जीत होती है, क्या होता है, इन्हें जमानत मिलती है नहीं मिलती है, सारी बातें करेंगे। अमलेंदु जी, सीधे आपके पास आना चाहूंगा इस पूरे मसले में। जिस प्रकार हम रात को 11:30 बजे हमने देखा कि कोर्ट लगी आनन फानन में, इस वक्त जबकि कोलकाता ही नहीं पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल जो है वो एक फुल फ्लेजेड लॉकडाउन से गुजर रहा है, संपूर्ण जो तालाबंदी कह सकते हैं उससे गुजर रहा है और बहुत ही खराब स्थिति हो चुकी है चुनाव के बाद वेस्ट बंगाल की। और उसमें ये तमाम घटनाक्रम, इसे किस रूप में आप देखेंगे, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कुल मिला के ये प्रथम दृष्टया तो जो है ये साफ साफ जो है ये वेंडेटा है, पॉलिटिकल वेंडेटा, जो कि साफ नजर आ रहा है। बाकी ये अदालत तय करेगी कि कानूनी रूप से पॉलिटिकल वेंडेटा जो है कितना सही है और कितना गलत है, ये तय करना अदालत का काम है। लेकिन जनता जो समझती है और जो एक आम नागरिक सारे घटनाक्रम को देख के समझ सकता है, उसकी समझ अदालती प्रक्रियाओं से अलग होती है। उसको साफ नजर आ रहा है कि अदालती प्रक्रियाओं में भी जो इस तरीके से उलझाया जा रहा है, ये कुल मिला के पॉलिटिकल वेंडेटा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे जयशंकर जी ने कहा भी कि भाई मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, ये 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे। तो यही सवाल हर आम आदमी जो वो लगातार कर रहा है कुल मिला करके। तो ये तो जो है कुल मिला के पॉलिटिकल वेंडेटा जो है ये समझ में आ रहा है। जहां तक सवाल ये है कि जैसे तुषार मेहता ने कहा कि साहब वो बंगाल से बाहर ले जाया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी भी ये कह सकती है कि मामला जो है भारत से बाहर ले जाना चाहिए, चूंकि अमित शाह और जो है वो गृह मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और इन दोनों की शय पे जो है पूरा केस चलाया जा रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप उल जलूल टाइप के जो है ये फिर और ज्यादा चल निकलेंगे। जैसा उल जलूल तर्क जो है वो तुषार मेहता दे रहे हैं, ऐसा उल जलूल तर्क ममता बनर्जी भी दे सकती है। मुझे लगता है देना भी चाहिए उल जलूल तर्क के हिसाब कि भाई ये मांग कर रहे हैं बंगाल से बाहर ले जाने की, हम मांग कर रहे हैं भारत से बाहर ले जाने की। तो ये उल जलूल जब किस्म की बातें चलेंगी तो उल जलूल किस्म की ही बातें फिर चलनी चाहिए पूरे देश में। और मुझे लगता है कि इस देश में पिछले 7 सालों से उल जलूल किस्म की ही बातें चल रही है, कुल मिलाकर के कायदे की बात कोई चल ही नहीं रही है। तो ये जो स्थिति है कुल मिला के, ये उल जलूल स्थिति है और इस उल जलूल स्थिति का कोई अच्छा परिणाम निकलेगा ऐसा मुझको नहीं लगता है कुल मिलाकर के, जो स्थिति अब बनती हुई दिख रही है। अब जहां तक है कि ममता बनर्जी को भी बना लिया गया है पार्टी और उनके कानून मंत्री को भी पार्टी बना लिया गया है, तो अभी सीबीआई ने पार्टी बनाया है। मुझे लगता है ममता बनर्जी भी जो है सीबीआई प्रमुख को बना सकती है, मतलब शायद वहां सीबीआई के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है कुल मिलाकर के। गृह मंत्री को भी बना सकती है जिनके
अंदर सब कुछ ये काम चल रहा है, प्रधानमंत्री को भी बना सकती हैं। मतलब आप इस तरीके से कानूनी प्रक्रियाओं को, मतलब संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए जो चाहेंगे वो करेंगे, और दूसरा क्यों नहीं करेगा? भाई जो संवैधानिक अधिकार सीबीआई को प्राप्त है उसी तरीके का संवैधानिक अधिकार बंगाल पुलिस को भी प्राप्त है। तो आप अगर बनाएंगे ममता बनर्जी को पार्टी बिना किसी तथ्य के, तो बंगाल की ममता बनर्जी भी बना सकती हैं किसी को भी पार्टी। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह की हरकतें सब की जा रही हैं सिर्फ इसलिए किसी तरीके से बंगाल पे जो है कब्जा किया जा सके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने दिल में जो चुरा हुआ कांटा है वो निकाल नहीं पा रहे हैं बंगाल की हार का कुल मिलाकर के, और उनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। और बंगाल का चुनाव जो है उनके लिए तो कहा जाए कि उनकी छवि खराब करने वाला साबित हुआ कुल मिलाकर। जिस तरीके से कोरोना फैला उनकी सभाओं के बाद और उनके ऊपर आरोप लगे कि ये जो सुपर स्प्रेडर बन गए हैं, और तमाम जिस तरीके से सरकार फेल हो रही है कोरोना से निपटने में, तो ये एक तरीके से उस विफलताओं से ध्यान हटाने की एक पॉलिटिकल साजिश भी है एक तरीके से। उधर से दूसरी तरफ किसी भी तरीके से एक चुनी सरकार जो है उसको गिरा करके वहां अपरोक्ष रूप से जो है कब्जा करने की तैयारी जो है वो भी इसको मिला करके मुझे लगता है कि हो रही है। और एक संशय मुझे और भी है दूसरा भी कि ममता बनर्जी को शायद तैयार किया जा रहा है 2024 के लिए, और ये भाजपा जो है बहुत समझदारी के साथ जो है खेल खेल रही है ताकि उसका जो असली विपक्ष है वो सामने ना आ पाए। आपको याद होगा कि इसी तरीके से पहले अरविंद केजरीवाल को तैयार किया जाता था, तो अरविंद केजरीवाल का लेकिन जो है वो भांडा फूट गया। ये तो भाई ए टीम है संघ परिवार की, और हो सकता है 2024 में यही जो चेहरा हो जाए संघ परिवार का मोदी जी की जगह। तो जब ये सब चीज सामने खुल गई तब जो है वो नया दाव जो है ममता बनर्जी के ऊपर भी चल रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी स्वभावतः फाइटर है, तो उनका वो फाइटर जो है मतलब वहां सांठगांठ अगर निकल सकती है तो छेड़ के जो है उनका फाइटर स्वभाव जो है उसे उग्र किया जाए, जरा सा छेड़ा जाए तो वो उग्र हो जाएंगी, और इस तरीके से जो है उनकी राष्ट्रीय छवि कुल मिला करके बनाई है। तो ये भी है कि इसके पीछे कुल मिला के हो सकता है, लेकिन जो भी है वो है सब कुछ पॉलिटिकल। असली बात जो है कि वो न्याय इसमें कुछ भी नहीं है कुल मिला के, मुझे जो लगता है। बाकी अदालत तय करेगी और अदालतें क्या तय करती हैं अदालतों के ऊपर है, अदालतों के ऊपर भी बहुत सी चीजें हैं। जयशंकर जी आपके पास सीधे आना चाहूंगा। ये जो अमलेंदु जी कह रहे हैं कि कुल मिलाकर के 2024 के लिए ममता बनर्जी को एक विपक्ष का चेहरा बनाया जा रहा है, और फाइटर एक स्किल उनमें है ही, फाइटर लेडी कहलाती हैं, कई लोग शेरनी कहते हैं, बंगाल टाइगरेस कहते हैं, तो बहुत अलग अलग उनके लिए कहा जाता है। तो इसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आप भी ऐसी कुछ संभावनाएं देखते हैं कि बीजेपी ही एक विपक्ष के लिए कि एक उस ढंग से जो कांग्रेस या बाकी लोग जो हैं वो बन जाए, ना सामने आए, तो चलो इनको ही उस ढंग से क्रिएट कर दिया जाए? क्या ऐसा खेला भी होता है? क्योंकि वहां तो खेला ही होता रहा है अभी तक। नहीं राजीव जी, देखिए ऐसा है कि ये सब काम जो है बहुत सारा जो है परिस्थितियां तय करती हैं, किस समय क्या परिस्थिति इमर्ज करती है। उसके बाद अब जिस तरह से ये टूल किट का मामला चलाया इन लोगों ने कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से हमलावर हो रहे हैं, तो राहुल गांधी अपने आप नेता बनते चले जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जैसे जब जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने कहा था विनाश काले विपरीत। अब इनका विनाश सन्निकट नजर आ रहा है। जिस तरह से माहौल बन रहा है कि आज अगर लोकसभा का चुनाव हो जाए या यूपी की विधानसभा का चुनाव आज अगर हो जाए तो इनकी आधी सीटें भी इनके पास रह पाएंगी कि नहीं, ये कोई दावे के साथ नहीं कर पाएगा। दुनिया भर के मीडिया ने इनकी थू करके बजा कर रख दी है। दुनिया में कहा जा रहा है कि ये सुपर स्प्रेडर हैं, इन्होंने बहुत बड़ा फेल्योर किया है, और हर तरह से अब उसका असर ये हो गया है कि हिंदुस्तान का जो जिसको हम गोदी मीडिया कहते थे उसका भी एक हिस्सा धीरे धीरे सच को सामने लाने लगा है। अब जिस तरह से एक हिंदी अखबार जो है दैनिक है, तो उसका गुजराती एडिशन जिस तरह से उसने गुजरात में मौत के आंखों को जो छिपाने की इनकी कोशिश थी उनकी सरकार की, उसको सामने तथ्यों के हिसाब से लाकर रख दिया कि भाई 71 दिनों में 1,23,000 तो मृत्यु के सर्टिफिकेट बांटे गए थे, और सरकार कह रही है कि कुछ 4,000 या कितने लोग मरे हैं कोरोना से। तो 1,23,000 में से अगर मान लीजिए कुछ हो सकता है कि कोरोना से नहीं मरे होंगे, स्वाभाविक मौत ही मरे होंगे, लेकिन उनकी संख्या कितनी होगी? और अगर स्वाभाविक मौत भी अगर 1,23,000 लोगों की हो जाती है 71 दिनों में, तो ये अपने आप में किसी भी राज्य के लिए शर्मनाक है। उसी तरह से अब उत्तर प्रदेश की मीडिया के लोगों ने दिखाना शुरू कर दिया
जिसको एक मूर्खा है जो क्या उसको कभी झांसी की रानी और क्या वो पगलेट टाइप की है, उसने कहा कि वो नाइजीरिया का है और कहाँ का है। सब लोगों ने दिखाया है कि ये प्रयागराज जो हमारा इलाहाबाद है, हमारे घर के बगल, मेरा घर दारागंज में है इलाहाबाद में, तो दारागंज के बगल में संगम है, गंगा जी बहती हैं। लाशें जिस तरह से रेत में दबाई गई और हल्का सा जब बौछार पड़ी और हवा तेज चली तो लाशें ऊपर आ गई। नदियों में जिस तरह से तैरती हुई लाशें दिखाई दे रही हैं, उन्नाव से लेकर के इलाहाबाद, इलाहाबाद से लेकर बलिया, गाजीपुर, बनारस और फिर पटना जाकर के बिहार, बक्सर में जाकर के जो लाशें सामने आई हैं, इन सब ने इनका सच उजागर करके रख दिया है। तो अब एक मतलब जो इनके भक्त और अंधभक्त लोग थे, अंधभक्त तो थोड़ा बहुत अभी भी लगे हुए हैं हिंदू मुसलमान के फेर में, लेकिन भक्त लेवल के लोग तो अब धीरे धीरे कन्नी काटने लग गए हैं और कहने लगे हैं कि हमसे गलती हो, इस आदमी में फिलामेंट बहुत कम है, बल्ब के ऊपर लिखा वाट बहुत ज्यादा है। जो दिखता तो है कि ये 500 वाट का है, लेकिन 25 वाट से अधिक की रोशनी दे नहीं पाता है ये। तो एक्सपोज हो रहे हैं, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। तो एक तरह से इनको लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं मामला बिगड़ रहा है, तो अब उस मामले को बनाने के चक्कर में क्या क्या किया जा सकता है, छवि को फिर से कैसे किया जा सकता है, जैसे बंगाल में है। अब ये नहीं समझ पा रहे हैं, इनके पास एक और उपाय है। जम्मू कश्मीर में कभी ये शासक नहीं बन सकते थे, वहां की विधानसभा को भंग करके वहां के लोगों का जनतांत्रिक अधिकार छीन लिया। आज तक चुनाव नहीं हुआ, वहां पर 3 टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन चुनाव नहीं कराने की हिम्मत हुई। डीडीसी का चुनाव हुआ, उसमें भी इनका बाजा बज गया, जम्मू के इलाकों में भी इनको ये नहीं मिला। दिल्ली में हमको मालूम है कि केजरीवाल के रहते हुए कभी ये जीत नहीं पाएंगे यहाँ पर। तो नतीजा हुआ कि वो CNBTT या कुछ करके बना दिया, एक नया कानून लगा दिया कि साहब वो दिल्ली की सरकार का मतलब कि उपराज्यपाल होगा। अब उसी तरह से इनको लगता है कि कुछ न कुछ पहले लगाया इन्होंने कि हिंसा का बहुत माहौल है, सांप्रदायिक हिंसा बहुत हुई है, उसमें फेल हो गए। हिंसा का लावा बहुत उभर रहा है चुनाव के बाद, चुनावी नतीजों के बाद, तो उसको भी सोशल मीडिया के लोगों ने, जो अल्ट न्यूज जैसी संस्थाएं, उन्होंने साबित कर दिया कि फर्जी वीडियो, फर्जी फोटो लगा लगा करके इन्होंने एक पत्रकार को ही, जीवित पत्रकार को मरा हुआ बता दिया। तो वो दांव भी फेल हो गया कि साहब कानून व्यवस्था चौपट बता करके हम वहां राष्ट्रपति शासन की गुंजाइश खोजेंगे। अब उसमें भी ममता बनर्जी ने इनके मुंह पे तमाचा मार दिया कि साहब 2 मई से लेकर के ये 4-5 मई तक, तो उनके शपथ ग्रहण लेने तक तो चुनाव आयोग के अंदर में था पूरा का पूरा राज्य का प्रशासन, जब हिंसक घटनाएं हुई। अब ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो इस तरह की कई घटनाएं नहीं आई हैं। पुरानी घटनाओं का जाकर के राज्यपाल महोदय घोष घोष करके घर घर में पता करते रहिए तो एक अलग बात हो सकती है। तो वो दाव भी फेल कर गया। तब इनको इनके किसी गाइड ने, इनके सलाहकार ने, जैसा इंदिरा जी के सलाहकार होते थे ना उस समय इमरजेंसी के समय, वो लोग बताते थे कि मैडम ये कर दिया जाए तो ऐसा हो जाएगा, मैडम ये कर दिया जाए तो ऐसा हो जाएगा, जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लीजिए, उनको गिरफ्तार कर लीजिए। उसी तरह से इनके जो चाटुकार और सलाहकार हैं मोदी जी के, वो समझाने में लग गए कि वो नारद चिट फंड, ये स्टिंग ऑपरेशन का मामला जो है उसको ला दिया जाए, तो ये इनके मंत्री नहीं बन पाएंगे लोग, और मंत्री नहीं बन पाएंगे तो पार्टी के अंदर अंदरूनी फूट हो जाएगी। जैसे शुभेंदु और मुकुल राय आए थे, उसी तरह से सुब्रत मुखर्जी या ये जो फिरहाद हकीम तो खैर नहीं जाने वाले हैं, लेकिन बाकी जो नेता हैं ये लोग हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ दुराव महसूस करेंगे। इस पर भी बात नहीं बनेगी तो मुख्यमंत्री को भी उसमें पार्टी बना करके कुछ ऐसा माहौल बनाएंगे कि राष्ट्रपति शासन लगाने का मौका मिल जाए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि राजनीति में ये सब चीजें होती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन इस रास्ते पे जो चलता है ना, हमको याद है कि वो मार्क टली उस समय कहते थे इंदिरा जी के समय में कि इंदिरा गांधी एक ऐसे शेर पे सवार हो गई हैं जो उससे उतरने पे शेर उनको खा जाएगा और सामने उसके खाई है। तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, उनकी पार्टी आज जिस रास्ते पे चल रही है वो रास्ता खाई की तरफ ही जा रहा है, वो कहीं उसमें निकलने का कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि आज अगर चुनाव हो जाए तो इनको अपनी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। इसलिए अभी तो लग रहा होगा कि बड़ा मजा आएगा कि हाँ सीबीआई ने जकड़ दिया, पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, जेल में भेज दिया, लेकिन ये सब नाटक करने के बावजूद अगर 213 सीटें ममता बनर्जी लेकर के आती है वहां पर, तो इसका मतलब कि जनता उनके साथ है। और अगर आपने खुदा न खास्ता ऐसा कुछ भी कर दिया जो पश्चिम बंगाल के लोगों को मंजूर नहीं हुआ, तो माफ कीजिएगा
इतिहास तो आपको माफ नहीं करेगा, पश्चिम बंगाल के लोग सड़कों पर उतर करके आपका खेला शुरू कर देंगे, मेरा ये कहना है। और जहां तक बात वही, जैसे शुरू में जो बात कही अमरेंदु ने भी बात कही, ये बहुत आगे जाकर के बढ़कर देखने वाली बात है। ममता बनर्जी रियल फाइटर हैं। अगर परिस्थितियां चाहेगी, अगर लगेगा कि साहब और कोई इमरजेंसी नहीं है किसी लीडरशिप में, कोई नेता उभर करके नहीं आ पा रहा है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके सारे प्रयोग फेल हो रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी के अपने अंदरूनी झगड़ों को भी नहीं निपटा पा रहे हैं। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह आपस में भिड़ गए हैं। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा फिर से सामने आने लग गया है। और कांग्रेस का नेतृत्व तो पता नहीं चुपचाप बैठा है, क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रही है बात। तो अगर कांग्रेस अपने को भाजपा या एनडीए का विकल्प साबित नहीं कर पाता है, तो जाहिर सी बात है कि विकल्पहीन दुनिया नहीं है। विकल्प तो मिलते ही रहते हैं, विकल्प तो बन जाएंगे। अब उसमें यह है कि कौन लीडरशिप लेगा, कौन करेगा, किसका क्रेडेंशियल होगा, जिसके पास ज्यादा सांसदों का समर्थन होगा, अगर कुछ उस ढंग का यूपीए का स्ट्रक्चर खड़ा होगा, तो हमारा तो यही कहना है कि कोई भी हो, ममता हो, राहुल हो, प्रियंका हो, अखिलेश हो, या जो भी इस तरह का इमरजेंसी हो, शरद पवार भी हैं लाइन में। अभी तो बहुत दूर है ना, अभी 2024 भी बहुत दूर है। तो उसको देखते हुए पहले तो यह है कि सरकार को इसके खोखलेपन को, इसके नकारापन और निकम्मेपन को, इसके अहंकार पर चोट करने के लिए सारे विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, राजद हो, एनसीपी हो, शिवसेना है, शिवसेना बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। शासक के तौर पर भी उद्धव ठाकरे का काफी अच्छा वहां चल रहा है। एमके स्टालिन के रूप में बहुत नई ताकत के रूप में इमरजेंस हुआ है दक्षिण भारत में। वो ये सारे लोग मिलकर के, देखिए मैं एक दिन हिसाब लगा रहा था राजीव जी, ये जो गैर भाजपा या गैर एनडीए शासित राज्य हैं, उन राज्यों के सांसदों की संख्या अगर जोड़ी जाए तो मेरे ख्याल से 280 से ऊपर के पहुंच रहे हैं। तो आधा से ज्यादा लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व आज गैर भाजपा, गैर एनडीए दलों के पास है। अगर ये दल एक साथ कुछ एकजुटता बनाते हैं, कोई एक फोरम बनाते हैं, उसके हिसाब से अपनी राजनीतिक रणनीति को अंजाम देते हैं, तो आने वाले दिन और मुश्किल होते जाएंगे सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए। जी, लेकिन इस बीच जब हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, तो एक मुख्यमंत्री जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो आज घिरते हुए नजर आए। एक्चुअली कल अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था। ये सबसे पहले क्या ट्वीट किया था वो देखते हैं, और उसके बाद उस पर बहुत सारी बातें हैं, इसलिए क्योंकि ये ट्वीट क्या किया उन्होंने, ये देखिए। इस ट्वीट में साफ साफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बात में कोई सच्चा सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है, पहली अपील ये कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों, और दूसरी अपील ये है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर हो, वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता जो है वो दी जाए, ये कहना है इनका। ये दो विकल्प इन्होंने दिया, और खासकर इसलिए ये बात रखी क्योंकि अभी अभी ये खबर आई कि सिंगापुर में तीसरी लहर का कहर दिखाई दे रहा है, वो भी बच्चों के ऊपर। तो भारत के बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, अरविंद केजरीवाल जो एक हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे दोस्तों, अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो वहां नारदा स्टिंग ऑपरेशन में घिरती हुई फंसती हुई नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ यहां अरविंद केजरीवाल जो देश में महामारी है इसको लेकर के और तीसरी लहर की लगातार बात चल रही है, इस पर उन्होंने कल ट्वीट किया तो सीधे सिंगापुर सरकार जो है वो नाराज नजर आई। सिंगापुर का जो भारत में उच्चायोग है उसने आज ट्वीट किया, और क्या कुछ कहा है वो भी पहले देख लेते हैं। सिंगापुर के उच्चायोग ने आज ट्वीट करके ये कहा है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि सिंगापुर में कोविड का नया स्ट्रेन है। फाइलोजेनेटिक टेस्टिंग में दिखा है कि सिंगापुर में पिछले कुछ हफ्तों में मिले संक्रमण के मामलों में पहले से मौजूद B1617
5.2 जो वेरिएंट है ही मुख्य रूप से मिला है। ये इनका कहना है कि यही वेरिएंट है, ये कोई नया नहीं है। और इसका मतलब है कि केजरीवाल जी ने जो कहा है वो ठीक नहीं कहा है। इसके तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय का भी बयान आया और फाइनली भारत के विदेश मंत्री का बयान आया। भारत के विदेश मंत्री ने क्या कुछ कहा है ये भी आइए देख लेते हैं। भारत के विदेश मंत्री ने कहा उसके बाद सीधा कि भारत और सिंगापुर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मजबूत भागीदार हैं। हम लॉजिस्टिक हब और ऑक्सीजन सप्लायर के तौर पर सिंगापुर की मदद की सराहना करते हैं। हमारी मदद के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तैनाती करने का उनका कदम बताता है कि हमारे संबंध कितने उम्दा हैं। आगे क्या कुछ कहते हैं देखिए। कहते हैं कि हालांकि कुछ लोगों के गैर जिम्मेदाराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा ये दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हालांकि कुछ लोगों के गैर जिम्मेदाराना बयानों से लंबी चली आ रही भागीदारियों को नुकसान पहुंच सकता है, तो मैं साफ कर देता हूं कि दिल्ली के सीएम का बयान पूरे भारत का बयान नहीं है। तो मैं साफ कर देता हूं कि दिल्ली के सीएम का बयान पूरे भारत का बयान नहीं है। यहीं से बात करना शुरू करूंगा और सीधे सबसे पहले आऊंगा अमलेंदु जी आपके पास। दिल्ली के सीएम का बयान पूरे भारत का बयान नहीं है। भारत के विदेश मंत्री पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब भारत में कोरोना का कहर बरपा था तो इसी सिंगापुर ने, आप याद कीजिए कि कई पाबंदियां वहां लगाई थी। क्या हम पाबंदियां नहीं लगा सकते? हम क्यों डर जाते हैं? ठीक है, आप रिश्ते रखिए, रिश्ते आगे बढ़ाइए, कूटनीतिक रूप पे आप आगे बढ़िए, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री क्या सही क्या गलत ये बात की बात है, आप आपस में बैठकर निपट लीजिए। लेकिन जब बाहर की बात होती है तब भी वहां ये बता देते हैं कि ये भारत का बयान नहीं है, ये मुख्यमंत्री का बयान है। क्या कहेंगे ओवरऑल? ये कुल मिला के ऐसी स्थिति है कि जयशंकर को जो था, मुझे लगता है कि जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देब, उनका जो बयान आया था कि अमित शाह पाकिस्तान और नेपाल में भी सरकार बनाना चाहते हैं, ये बयान उनको तब देना चाहिए था कि ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का बयान है, भारत का बयान नहीं है। कुल मिलाकर के पहली बात तो ये है जो जयशंकर आज बयान दे रहे हैं जिस तरीके से, ये केजरीवाल का बयान है। तो असल में जेएनयू में पढ़े हुए हैं, अच्छे आदमी है एस जयशंकर, लेकिन अब चूंकि सरकारी नौकर हैं, मंत्रिमंडल में शामिल है, तो जो सरकार कहेगी उसी तरीके से बोलेंगे और केंद्र सरकार जो कहेगी उस तरीके से बोलेंगे। सवाल ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि केजरीवाल का बयान सही है या गलत है। हो सकता है केजरीवाल उसमें अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है पॉलिटिकल व्यक्ति पॉलिटिक्स ही करेगा, कीर्तन नहीं करेगा। कुल मिलाकर के अब तो कीर्तन करने वाले भी पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, सब मिलाकर के हम देख रहे हैं, तमाम लोग जो है वो कीर्तन करने वाले वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं सब मिलाकर के। तो पॉलिटिक्स करने वाला आदमी पॉलिटिक्स ही करेगा और करनी भी चाहिए, पॉलिटिक्स निश्चित तौर पर करनी चाहिए। और अगर जनता के समर्थन में कोई पॉलिटिक्स है और सरकार को अगर आगाह करने वाली कोई पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स होनी चाहिए, वो अच्छे आदमी करे या बुरा आदमी करे, लेकिन वो होनी चाहिए कुल मिलाकर के। लेकिन अगर आज सिंगापुर का जिस तरीके से मतलब बयान है उनके, तो इसी तरीके से बयान तो चीन के भी आ चुके थे पहले कि हमारे यहां नहीं है भाई। और आप देखिए कि सिंगापुर में ही नहीं बल्कि अभी तो 40 से ज्यादा देशों ने भारत की फ्लैग्स पे प्रतिबंध लगाया हुआ है। खुद WHO की जो एक्सपर्ट कमेटी है वो कह रही है कि जो भारत में जो इस समय स्ट्रेन है ये 40 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। तो जब दूसरे लोग आपके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं तो आपको जो है प्रिकॉशंस बरतने में क्या दिक्कत है? और आप देखिए कि जो सिंगापुर के एम्बेसडर का बयान है वो क्या क्या साबित कर रहा है कुल मिलाकर के। जयशंकर जी ने, मुझे लगता है कि बिना उसका बयान पढ़े हुए जो है अपना बयान उन्होंने जारी कर दिया। वो कह रहे हैं कि भारत में पहले से ही जो मौजूद है वो हमारे यहां मिला है, यानी वो भारत को ही दोषी ठहरा रहा है सिंगापुर का एम्बेसडर जो है, और आप उसके समर्थन में खड़े, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े। ये कैसी जो है वो ये राजनीति है, ये कैसी कूटनीति है, ये कैसी पॉलिटिक्स है, ये समझ से बाहर है कुल मिलाकर के। यानी बाहर का एक एम्बेसडर जो है आपके देश को बदनाम कर रहा है, कह रहा है कि ये तो पहले से भारत में मौजूद है, हमारे यहां जो मिला है, और आप कह रहे हैं कि देखिए हमारे उससे बहुत अच्छे संबंध, तो निभाइए आप संबंध, कराते रहिए भारत की बदनामी। तो इन लोगों को कौन समझाए? कुल मिलाकर ये समस्या ये है कि जिनको जो है आपदा के समय में भी राजनीति करनी है, कुत्सित राजनीति करनी है, तो उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। ये आपदा के समय जिस तरीके कुत्सित राजनीति करते हैं, मुझे लगता है कि इससे बाहर निकलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। देश संकट में है और संकट के समय देश की एकता का परिचय देना चाहिए। हालांकि देश के विरोधी हैं लोग, हम मानते हैं, इनकी तमाम आइडियोलॉजी है वो देश के खिलाफ जाती है मिलाकर के, लेकिन फिर भी संकट के समय तो कम से कम आप दिखावा तो कर ही सकते हैं। अगर नहीं है, अगर आप देश के साथ खड़े हुए
आप दिखावा तो कर ही सकते हैं देश के साथ खड़े होने का, मगर आप वो भी नहीं कर पा रहे, दिखावा भी नहीं कर पा रहे हैं कुल मिलाकर के। मुझे लगता है ये स्थिति ठीक नहीं है, और प्रधानमंत्री को चाहिए कि जयशंकर जी को बुलाकर के ठीक से टाइट करें कि भाई आपका बयान जो है वो सरकार का बयान भी माना जाएगा, क्योंकि आप सरकार के अंग हैं, और केंद्रीय मंत्री का कोई बात कहता है तो वो सरकार का वक्तव्य माना जाता है। तो भाई ये संदेश ना चला जाए कि भारत जो है वो अपनी बदनामी कराने के लिए सिंगापुर के साथ खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री बुलाएं जयशंकर जी को और उनको थोड़ा ठीक ठाक करें। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि उनका एक मंत्री जो है कुल मिला के कोई गलत बयान कैसे दे रहा है। जी अजीत जी, लेकिन हम अपने जयशंकर जी के पास आएंगे। जयशंकर जी आपके हम नाम एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं इस देश के, हम सब जानते हैं। और उन्होंने जैसे पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि ये मुख्यमंत्री का बयान है, सीएम का बयान है, दिल्ली के सीएम का बयान है, हमारा बयान भारत का बयान नहीं है। और दूसरी तरफ जैसा अभी अमलेंदु जी कह भी रहे हैं कि ये संबंध जैसे भी हो, लेकिन जब अपने अंदरूनी बात हो और एक बात लगातार निकल के जब आ रही है कि हाँ सिंगापुर में तीसरे स्ट्रेन की बात हो रही है या सिंगापुरी स्ट्रेन की बात हो रही है, वहां बच्चों के ऊपर इस पर खतरा मंडरा रहा है। कई बच्चे जो हैं वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ये सारी खबरें अगर आ रही हों और इन खबरों के बीच अगर एक सीएम कह रहा है कि हमारे यहां इस पर एहतियात बरतनी चाहिए, तो उसमें क्या बुराई है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये भी होता है कि ठीक है कि लगता है उनके जो उच्चायुक्त हैं यहां पे उनको लगा होगा कि हमारे देश की बदनामी हो रही है, इसलिए यहां बात होनी चाहिए, उन्होंने अपनी बात रखी। बात कई लोग रखते हैं, कई ऐसे बयान भी आते हैं, रखते हैं, डिप्लोमेटिक वे पे बातें होती हैं, लेकिन सीधे पल्ला झाड़ के एक मुख्यमंत्री को नीचा दिखाना, ये मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं कि साफ साफ नजर आ रहा है कि एक मुख्यमंत्री को यहां नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है कि उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ये भारत का बयान नहीं है और भारत के विदेश मंत्री होने के नाते मैं यह बयान दे रहा हूं। हालांकि अमलेंदु जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को बुला करके कहना चाहिए एस जयशंकर से कि आप अपनी बातों को पे माफी मांगिए या अपनी बातों को दुरुस्त कीजिए, जो भी है। हालांकि ये सब कुछ हम और आप और सब लोग जानते हैं, अमलेंदु जी भी जानते हैं और हमारे साथी जो लगातार हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी जानते हैं कि सब कुछ गवर्न्ड बाय पीएमओ होता है इस देश में। पीएमओ ही सब कुछ है और पीएमओ से ही देश चलता है। तो ये बयान भी अगर एस जयशंकर विदेश मंत्री ने दिया है तो ये पीएमओ की जानकारी के बिना नहीं दे सकते हैं, ये तो तय माना जा सकता है। लेकिन मेरा ओवरऑल कहना आपसे सवाल यही है, डिप्लोमेटिक वे में और बाकी तमाम पत्रकारिता में आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं अपने पूरे पत्रकारिता जीवन में, ये जो स्थिति आज उत्पन्न हुई है ये कहीं ना कहीं भारत की छवि को धूमिल नहीं कर रही है। महामारी अपनी जगह पे है, महामारी से हम दो चार हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, उस कहर का सामना कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब बात इस देश को बचाने की हो तो आप देश को कैसे बचाया जाए इसकी बात न करके खुद को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं और ये कहते हैं पहले आप विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से बयान दिलवाते हैं, उसके बाद खुद विदेश मंत्री आ जाते हैं। क्या कहेंगे ओवरऑल? नहीं राजीव जी, इसमें पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल ने कहीं ये नहीं कहा कि वो भारत सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। उनका ट्वीट जो है उसमें उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं, हम भारत सरकार के विदेश मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं या कुछ और हैं। उन्होंने सीधी सी बात है, जब सिंगापुर से खबरें आ गई कि साहब वहां पे तीसरी लहर जो है आ चुकी है और बच्चों में ज्यादा कहर ढा रही है वहां पर, तो उसको लेते हुए एक सुझाव अरविंद केजरीवाल ने दिया, दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे दिया कि भाई सिंगापुर से आने वाली जो उड़ानें हैं उन पर थोड़ा सा रोक लगानी चाहिए और बच्चों में टीकाकरण शुरू होना चाहिए। अब इसमें देखिए हरदीप पुरी का बयान आया, जो हमारे नागर विमानन मंत्री हैं, उनका बयान आया कि साहब हम लोगों ने तो पहले से ही जो है सिंगापुर के लिए उड़ानें बंद कर रखी, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हमारी बंद है, तो इसलिए उसमें सिंगापुर भी आता है। एक बात। दूसरी बात, आज ही भारत सरकार ने वो जो जांच करके बताया है कि बच्चों को टीका लग सकता है, 2 साल से लेकर के 18 साल के बच्चों को भी टीका लग सकता है और लगेगा, मतलब टीका जब आ जाएगा इनके पास। अभी तो मतलब वही है कि बारात बुला लिया घर में और खाना खिलाने के लिए है सामग्री नहीं, तो पहले तो टीका ही नहीं है, चाहे वो 2 साल के लगाइए, चाहे 18 साल लगाइए, चाहे 45 साल को लगाइए। लेकिन सरकार ने ये तो मान लिया ना कि जो तीसरी लहर आएगी हो सकता है कि उसका शिकार बच्चे होंगे,
तो बच्चों में टीकाकरण होना चाहिए, ये तो सरकार ने मान लिया। ये भी सरकार ने मान लिया कि साहब वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद है, इसलिए सिंगापुर के लिए वो उड़ान नहीं होगी। अब रह गई बात जो है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये कह दिया कि साहब वो उनका बयान है, तो ठीक है, तो उन्हीं का बयान है भाई, उसमें तो उन्होंने कभी नहीं कहा। अब लेकिन सबसे जो दुष्टतापूर्ण है, या दुष्टता न कहें तो मूर्खतापूर्ण है, कि सिंगापुर में जो है तीसरी लहर वाला जो वेरिएंट है वो इंडियन वेरिएंट है। मतलब गजब है भाई, हम अभी दूसरी लहर को झेल रहे हैं, अभी तीसरी हमारे पास आई नहीं है, और सिंगापुर कह रहा है कि नहीं, हमारा सिंगापुर वेरिएंट नहीं है। और हमारा विदेश मंत्री कह रहा है, जो हमारा नाम राशि भी है, कई बार जब अमरेंदु जी बोल रहे थे कि जयशंकर जी को बुला करके प्रधानमंत्री को ठीक करना चाहिए, तो मुझे लगा कि मुझे ही ठीक करवा रहे हैं। तो फोटो भी छप चुका है जयशंकर जी, जयशंकर के नाम पे अखबारों में। हाँ, एक बार तो ऐसा हो गया था, नागपुर के अखबार में उनकी जगह पे मेरी तस्वीर लगा दी थी, विदेश सचिव को, और हमारे मित्र जो प्रधान उनका फोन भी आ गया था, बधाई दे दिया उन्होंने। तो हमने कहा कि भाई इस जन्म में मैं विदेश मंत्री तो बन सकता हूँ, चुनाव लड़ूंगा, हो सकता है कोई सरकार और बना दे, लेकिन विदेश सचिव तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए IFS होना जरूरी है, और हमारी उम्र बीत चुकी है IFS बनने की, वो मजाक की बात हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब सिंगापुर में तीसरी लहर चल रही है, बच्चे उससे प्रभावित हो रहे हैं, और माना जा रहा है कि वो सिंगापुर वेरिएंट है। जैसे देखिए, ब्रिटेन में जब सेकेंड लहर आ गई थी, तो लोग कहा लोगों कि ब्रिटेन का जो वेरिएंट है वो भारत में भी आ सकता है, दुनिया के और देशों में भी आ सकता है, उस पर किसी ने आपत्ति नहीं की। इस मामले में सिंगापुर ने आपत्ति की, तो हमारे विदेश मंत्री, इनको चिंता यह हो रही है कि सिंगापुर से टूरिज्म हमारा बहुत है, लेन देन काफी होता रहता है, तो वो कहीं गड़बड़ न होने जाए, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सिंगापुर में जो थर्ड लहर है, सो कॉल्ड थर्ड लहर है, उसका वेरिएंट भी इंडियन ही है। कमाल है, पूरी दुनिया में आपकी नाक कैसे कटेगी जयशंकर जी, लोग ये भारत का ही सिंगापुर में पहुंचा है। सिंगापुर में जो थर्ड लहर है, तीसरी जो थर्ड वेव है, वो इंडिया से गया हुआ है। अभी तो इंडिया में सेकेंड लहर चल रही है भाई, थर्ड लहर तो आई भी नहीं है। तो ये मतलब राजनय में इसको आप चाहते तो ये भी कह सकते थे कि भाई हमारी तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पहले से बंद हैं, और मुख्यमंत्री ने जो सुझाव दिया है उस पर हम लोग विचार करेंगे कि बच्चों को टीकाकरण हो या वेरिएंट कोई भी हो, जो तीसरी लहर कहीं से भी आएगी, तो उससे लड़ने की हम करते हैं। और किसी एक देश का मामला नहीं है, ये अगर आएगा तो पूरी दुनिया में जिस तरह से होगा, तो सब लोग मिलजुल करके इसे लड़ेंगे। तो इससे आप एक रास्ता निकाल सकते थे, जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेज होती है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, चीन उनके बारे में भी जब कभी बात होती थी तो वो लोग इसी तरह का की भाषा इस्तेमाल करते थे। बल्कि हमसे एक दो लोगों ने कहा भी था, वो विदेश मंत्रालय के बड़े लोगों ने, कि भाई राजनीतिज्ञों की भाषा अलग होती है और राजनयिकों की भाषा अलग होती है। लेकिन राजनयिक की भाषा ये होगी कि साहब भारत ही गुनाहगार है किसी और देश में कोरोना फैलाने के लिए, ये तो पहला राजनय होगा। ये तो हम मतलब इसको हमारा मन कबूल नहीं कर पा रहा है कहीं से। तो यही है बेसिक बात, नीचा दिखाया है, अपने देश को नीचा दिखाया है ये कह करके। जी, तो इधर एक तरफ जैसे हम ममता बनर्जी की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल भी कहीं न कहीं घिरते हुए नजर आए। मतलब कुल मिलाकर के दोनों मुख्यमंत्री, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, केंद्र के की नजर पे हैं और उनके निशाने पे हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है इस पेंडेमिक समय में, इस महामारी के दौर में। और हम लोग जैसा जान रहे हैं कि देश जूझ रहा है इस महामारी से, और इस महामारी से जूझते हुए आज देश ने एक रिकॉर्ड बनाया है, बहुत ही खराब रिकॉर्ड है, जिसमें मौत का आंकड़ा जो है वो भारत में 4529। ये अपने आप में एक दुखद है कि ये जो सरकारी आंकड़े हैं, ये आंकड़े नहीं आने चाहिए। जो भी आंकड़ा है वो अच्छा नहीं, वो नहीं आना चाहिए। जयशंकर जी कुछ बोल रहे हैं। मैं बताऊं कि एक दिन का आंकड़ा है, आज का आंकड़ा होगा ना, ये 4000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। जी आज का। हाँ, तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो रियल सिनारियो है, जैसा बता रहे हैं लोग, गाँव से जो सूचनाएं मिल रही हैं कि कई गुना, मतलब जितना संख्या बताई जा रही है उसके कई गुना लोग मर रहे हैं। मतलब हम कल राजीव जी वहां से निकल के जा रहे थे, गाजीपुर का जो स्मशान घाट है उधर से होते हुए कुंडली मार्केट की तरफ जा रहे थे,
जितनी गाड़ियों की कतार लगी हुई थी, जितने लोग दिखाई दे रहे थे स्मशान घाट में, हमने 15-20 वर्षों में कभी ऐसा देखा नहीं। इतनी भीड़ होती थी वहां पर। तो ये हालत सिर्फ दिल्ली का नहीं है, और बल्कि यूपी वगैरह में तो कहीं जगह ही नहीं है। लोग बताते हैं कि साहब 15-15 घंटे, 18-18 घंटे स्मशान घाट जो है, ग्रामीण इलाकों में भी जो है, वहां पर लाइन लग जा रही है, लाशें रखी रहती है कतार लगाकर। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बात क्या हुई है इस पूरे त्रासदी में, कि इस सरकार ने संक्रमण के आंकड़ों को छिपाया। पिछली बार गुजरात सरकार ने एफिडेविट दिया था हाईकोर्ट में कि अगर हम ज्यादा टेस्ट करेंगे तो लेट हो जाएगा। इस बार भी यूपी गवर्नमेंट का है, हाईकोर्ट रोज लताड़ रही है, रोज लताड़ लगा रही है, लेकिन मौत के आंकड़े भी जो हैं आ रहे हैं, वो छिपाए जा रहे हैं, उसको दबाए जा रहे हैं। इसको दबा करके आप मतलब क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जिसका भाई, जिसका भतीजा, जिसकी माँ, जिसका बेटी, जिसका बहू, जिसकी पत्नी अकाल मृत्यु के शिकार हो रहे हैं लोग, उनको इन आंकड़ों से बहुत मतलब नहीं है। उनको लगता है कि हमारा कोई करीबी चला गया है। तो ये चिंता की सबसे बड़ी बात है। अच्छा, दूसरा ये है कि संक्रमण के आंकड़ों में कमी आ रही है और मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो आपकी टेस्टिंग है, जो पहले जितना हो रही थी या जितना होना चाहिए था, उसमें कमी आ गई है। अब वो आप बता नहीं रहे हैं, वो आप उसको तेज नहीं कर रहे हैं। और हम तो देख रहे थे, अभी जिलाधिकारियों से बात कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, तो उनका जो वीडियो वायरल हुआ है, तो उसमें कह रहे हैं कि साहब टेस्ट बढ़ाना चाहिए, पॉजिटिविटी बढ़नी चाहिए, मतलब कोरोना के पॉजिटिव केसेज बढ़ने चाहिए, पॉजिटिव केसेज बढ़ने चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। तो एक तरफ तो, और दूसरी तरफ आप आंकड़ों के साथ बाजीगर हेराफेरी कर रहे हैं, समझ से परे की बात है जी। लेकिन इसी बीच नितिन गडकरी जो हैं वो अभी चर्चा में बने हुए, आज दिन भर चर्चा में बने रहे। और नितिन गडकरी का एक्चुअली एक बयान जो है वो सुर्खियां बटोरने लगा। उसके बाद उस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। नितिन गडकरी अपने बयान से पलट गए, उन्होंने फिर उस पर बयान पर सफाई भी दी। तो बहुत सारी बातें हुई हैं, उस पर चर्चा करना भी जरूरी है। सबसे पहले दिखाता हूं कि नितिन गडकरी ने कहा क्या था। आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं। नितिन गडकरी ये कह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में आग्रह करूंगा कि देश में जीवन रक्षक दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए और दवा कंपनियों को मंजूरी देने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। इसमें दवा के पेटेंट धारक को अन्य दवा कंपनियों द्वारा 10% रॉयल्टी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। एक कंपनी के बजाय 10 और कंपनियों को टीके का उत्पादन करने में लगाया जाना चाहिए, जिससे देश में टीके की कमी को दूर किया जा सके। यह कहना था नितिन गडकरी का। यह बयान नितिन गडकरी का कल आया। लेकिन इसके बाद आगे देखिए कि कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि गडकरी जी वही कह रहे हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी लगभग 25 दिन पहले कह चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी में मोदी और अमित शाह जी के अलावा किसी की आवाज सुनी नहीं जाती है। गडकरी ने मनमोहन सिंह और सोनिया की बात को ही दोहराया है, ये कहा रणदीप सुरजेवाला ने। लेकिन उसके बाद जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट में गडकरी जी के इस, जो नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके इस वीडियो को, हालांकि यहां वीडियो दोस्तों मैं नहीं दिखा रहा हूं, उनके बयान को हमने शुरुआत में दिखाया है, वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि क्या आपके बॉस ये सुन रहे हैं। 8 अप्रैल को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी ऐसा सुझाव दिया था। 8 अप्रैल को ऐसा सुझाव दिया था। 8 अप्रैल और ये मई का 19 मई है आज, तो लगभग महीने भर से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप याद कीजिए कि चिट्ठी लिखी थी उन्होंने भी सुझाव दिया था कि वैक्सीन को कैसे बढ़ाया जाए। वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की डिमांड जिस प्रकार है देश में, तो इकोनॉमिस्ट हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह,
इकोनॉमिकली चीजों को देखते हैं, समझते हैं और वो अपनी बातें उसी ढंग से रखते हैं। लेकिन ओवरऑल इस बात के बाद नितिन गडकरी ने बात कही कि मुझे नहीं मालूम था, मंत्रालय जो है वो ऑलरेडी इस पर काम कर रहा है, ये सफाई देनी पड़ी। तो एक सवाल ये आता है जयशंकर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा कि सवाल ये आता है कि चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे विदेश मंत्री हो, जो पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि दे ऑल आर गवर्न्ड बाय पीएमओ, और पीएमओ से जब बात उधर जाती है, पहुंचती है, तो फिर ये सफाई देने आ जाते हैं, या अरविंद केजरीवाल को जैसे कहते हैं कि ये उनका बयान है, भारत का बयान नहीं है, उसी तरह नितिन गडकरी को आकर के खुद सफाई देनी पड़ती है। ओवरऑल नितिन गडकरी का बयान बिल्कुल वाजिब है, कह रहे हैं कि हाँ अन्य कंपनियों को भी दीजिए और टीकाकरण की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जरूरत है कि वैक्सीन की का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस पर कांग्रेस जब हमलावर होती है, बोलती है कि ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑलरेडी चिट्ठी लिख चुके हैं, सोनिया गांधी ऑलरेडी चिट्ठी लिख चुकी हैं, उसके बाद आते हैं कहते नहीं जी ये काम हमारे यहाँ हो रहा है। मेरा ये कहना, सवाल ये है कि क्या एक केंद्रीय मंत्री को ये नहीं पता कि उनके मंत्रालय में या उनके शासनकाल में क्या कुछ हो रहा है, और वो भी जबकि हॉट केस है, जबकि कोरोना और इर्द गिर्द चारों तरफ खबरें और खबरें सिर्फ और सिर्फ कोरोना से रिलेटेड हैं, वैक्सीन से रिलेटेड हैं, ये पता नहीं था क्या नितिन गडकरी को? नहीं, बिल्कुल पता था, बिल्कुल पता था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए इस सरकार में कुछ ही मंत्री हैं जिनके बारे में कार्यकुशल मंत्री होने का सर्टिफिकेट एक तरह से मिलता है। लोग बताते हैं कि गडकरी जी का काम बहुत अच्छा है, अपने मिनिस्ट्री का काम अच्छा करते हैं वो, और कई बार उनका वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में नाम भी चला आता है कि भाई आरएसएस के नागपुर से ही है, वो आरएसएस मुख्यालय के काफी करीबी हैं, तो मोदी जी के विकल्प के रूप में उनका नाम भी उभर करके आ जाता है। हालांकि इस बात का एहसास हमको लगता है कि शायद मोदी जी और उनके भी लोगों को भी है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी एनएचआई का कुछ बजट वगैरह है तो उसमें कटौती हो जाती है, आधी अधूरी योजनाएं पड़ी हुई हैं, रुकी हुई हैं, कहीं उस पर काम नहीं होता है, तो उनको एक तरह से फट ही करना होता है। अच्छा, थोड़ा मुफ्त टाइप के भी हैं, तो जब भी कभी बात ये है तो गाये बगाए उनके मुंह से सच निकल जाता है। गडकरी जी के मुंह से कभी गाये बगाए ऐसी कोई बात आती है तो बोल जाते हैं, लेकिन अब जब बोल जाते हैं तो बाद में डांट पड़ती होगी कहीं ना कहीं से कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया, आपने ऐसा कैसे कर दिया। भाई हम तो ये कर ही रहे हैं, करना ही हमको है। इस सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये सरकार करती तो है, जैसे मान लीजिए राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही हैं अतीत में, या मनमोहन सिंह जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, उस पर अमल तो ये करते हैं, लेकिन ये इनमें इतना बड़प्पन नहीं है, इतना इनके पास बड़ा दिल नहीं है कि स्वीकार कर ले कि हाँ भाई ठीक है। अगर ये कहते कि हाँ देखिए साहब सोनिया गांधी ने भी ऐसा ही कहा, सोनिया जी ने भी कहा था और मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था, तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सबका सलाह जो है श्रोधार्य है, सबके साथ मिलजुल करके त्रासदी का समय है, उसमें हम लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि बड़प्पन और बड़ा दिल नहीं है तो इसलिए कभी वो श्रेय किसी और को देने की स्थिति में नहीं है, और अपनी सरकार के भी किसी मंत्री को भी वो श्रेय नहीं देना चाहेंगे कि ऐसा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा था ना कि भाई विदेश से भी टीके मंगवाइए, आप अगर जरूरत पड़े तो विदेशी कंपनियों से भी मंगाइए। तो शुरू में तो कहा गया कि अरे साहब वो तो विदेशी कंपनियों के एजेंट का काम कर रहे हैं, उनको मुनाफा दिलाना चाहते हैं, कराना चाहते हैं। तो अगर वो गलत कर रहे थे राहुल गांधी, तो फिर आपने क्यों दुनिया के और देशों से बात की कि भाई हमको वैक्सीन भेजिए? स्पुतनिक ऑर्डर क्या राहुल गांधी के कलम से गया था क्या? रूस की जो स्पुतनिक टीका आ रहा है हमारे यहाँ, या आ चुका है बहुत कई जगहों में, तो आ भी गया है, तो उसके लिए क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी का सिग्नेचर चला है क्या? तो अगर राहुल गांधी का बयान गलत था तो फिर आपने क्यों? तो वही है कि काम तो करते हैं, अकल तो है नहीं, तो कोई अगर अकल देता है तो उस पर अमल तो करते हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि हम अक्लमंद नहीं है, अकल की कमी हमारे पास है। दूसरे लोग कहते हैं तो उससे हम मान लेते हैं, तो मान लेने पे तो बड़प्पन है ना भाई, कि ठीक है हमको समझ नहीं आ रहा है तो किसी ने हमको समझा दिया, तो उसकी सलाह पे, उसके मशवरे पे हमने काम किया, चलो ठीक है। और हालत यह है कि वो नितिन गडकरी जैसे आदमी के बाद भी भाई कैबिनेट में दूसरे तीसरे या चौथे नंबर के तो है ही हैं, होंगे ही होंगे वो, तो उनकी सलाह को भी आपने उनको कर दिया कि साहब आपकी हिम्मत कैसे हो गई बोलने की, अब उनको पलटना पड़ा। मुश्किल क्या है कि हमारे नेता जो हैं या मंत्री जो हैं वो पुराने युग में जीते हैं। पहले होता था ना कि कोई बयान जारी कर दिया, बयान दे दिया, किसी से बात कर लिया, रिपोर्टर से बात कर लिया, छप गया, और छपने के बाद जब उस पर बवाल मचा
अब कुछ असुविधा हुई तो कह दिया नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था, वो तो तोड़ मरोड़ करके हमारी बातों को पेश कर दिया। आज की तारीख में होता क्या है कि भैया आप जो कुछ भी बोलते हैं वीडियो पे है, एएनआई को दे देते हैं या किसी और को दे देते हैं, वो आपका सब वीडियो है, तुरंत लोग दिखा देते हैं नहीं नहीं गडकरी जी आप ऐसा मत बोलिए, देखिए आपने ये कहा था, तो उसमें एक्सपोज हो जाते हैं। तो अब फिर अपनी अज्ञानता बता रहे हैं। अगर वही जैसे आपने कहा कि ये हो सकता है क्योंकि मोदी जी अमित शाह जी की सर्वे सर्वा है, सब कुछ करते हैं, कैबिनेट के उनके कलीग्स को भी नहीं मालूम होता है। अब देखिए ना अभी जो एक किसी अखबार में ही आया था, किसी ने सर्वे किया है कि साहब इस पूरे दौरान में 10 मंत्रियों में से एक मंत्री ने सिर्फ एक ट्वीट किया है इस पूरे कोरोना ट्रेजेडी को लेकर, और बाकी लोगों ने भी बहुत, कोई किसी ने 2-4 ट्वीट किया है, कोई मतलब सब गायब है। हमारा हेल्थ मिनिस्टर कभी ये नहीं बता पा रहा है कि क्या क्या इंतजाम हो रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या तैयारी होना चाहिए। वो ये कह रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। भाई ये हेल्थ मिनिस्टर का काम है क्या? शिक्षा मंत्री शिक्षा के बारे में बात नहीं कर पाता है। कोई भी जो संबद्ध विभागों का मंत्री है, जल संसाधन मंत्री है, उसको बताना चाहिए कि क्या हो रहा है, नदियों में क्या हो रहा है। तुम गंगा साफ करने पे हजारों करोड़ रुपए तुमने बहा दिया, आज लाशों गई है गंगा और प्रदूषित हो गई है गंगा, करा रही है गंगा, उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, कोई मंत्री ही नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, कोई सामने आकर के बोले तो सही। तो इसका मतलब कि आपके जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी अंधेरे में रहते हैं। गडकरी जी का जो बाद का बयान है अगर उसको माना जाए कि साहब हमको पता नहीं था कि सरकार ऐसा काम कर रही है, तो सरकार राहुल गांधी या सोनिया गांधी की तो नहीं है, सरकार एनडीए की है, जिसमें आप परिवहन मंत्री का काम संभाल रहे हैं, जहाजरानी शिपिंग और क्या क्या सारा मंत्रालय आपके नाम से जुड़ा हुआ है। कैबिनेट की बैठक जो होती होगी उसमें भी रहते होंगे। तो अगर कैबिनेट मंत्री को भी नहीं पता है कि उसकी सरकार टीकाकरण के लिए 10 कंपनियों को लाइसेंस देने जा रही है, तो इससे शर्मनाक बात संसदीय लोकतंत्र की कैबिनेट प्रणाली में और कुछ हो नहीं सकती है, ये मेरा मानना है। जी, लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि एक सर्वे में प्रधानमंत्री के ऊपर जो सर्वे किया गया है, ये कंपनी अमेरिकन कंपनी है जो 2019 से उन पर सर्वे कर रही है, और ये अमेरिकी डाटा इंटेलिजेंस कंपनी है जो मॉर्निंग कंसल्ट के नाम से है। मोदी जी की लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट आई है, ये कहना है इस कंपनी का। और कल ही एक सर्वे जो लाया गया है, मंगलवार का दिन कल था, और उस दिन ये सर्वे बाहर आया है और पब्लिक फोरम में, और कहा गया है कि मोदी जी की लोकप्रियता भारत में जबरदस्त उसमें गिरावट आई है, 22 पॉइंट की गिरावट आई है। तो ये इस कोरोना काल में कैसे अनपॉपुलर हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये साफ नजर आ रहा है। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े रहे, लगातार वो कमेंट लिखते रहे, मैं लोगों के कमेंट नहीं ले पाया, माफी चाहूंगा। लेकिन अशोक पनवैर जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर कौशल कुमार मीना हैं जो कह रहे हैं कि मोदी के उड़न खटोले में तेल कम था, इसलिए गुजरात तक ही सीमित रह गए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और दीव की यात्रा पर थे और उन्होंने हवाई सर्वे किया है। और खासकर जो तूफान अभी ताउते आया, या तौकते कहें, ताउते कहें, जो भी कहें, इस तूफान से कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, उसके अलावा कुछ पार्ट राजस्थान का भी और गुजरात का दीव, ये तमाम जो कोस्टल एरिया है, पश्चिमी एरिया, ये काफी प्रभावित हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य का दौरा करके आए हैं, वहां पर उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की बात भी कही है कि मदद देंगे। तो ये सवाल भी यहां उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ गुजरात क्यों गए। और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने भी इस पर पलटवार किया, उन्होंने बोला है कि गुजरात ही क्यों, आप महाराष्ट्र भी आपको आना चाहिए था, क्योंकि वहां भी लोग काफी हताहत हुए हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें सब अलग अलग साथी लिख रहे हैं। फिर नदीम अहमद भट्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं, अशोक हैं ही हमारे साथ, कौशल कुमार मीना लगातार लिख ही रहे हैं, सीमा खातून हमारे साथ में है, सुभाष तिवारी हमारे साथ में, सुल्तान नजमुल इस्लाम भी हमारे साथ में हैं, असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि अगर वोट शिक्षा को दिया होता तो देश की इतनी गंभीर हालत न होती, भक्त हो या अंधभक्त, इन सब के साथ साथ जनता भी गुनहगार है इस नरसंहार के लिए। जनता सबसे ज्यादा गुनहगार इसलिए है क्योंकि जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता मालिक
स्वाभाविक है और ये बात जनता को समझना होगा। बिल्कुल असलम चिश्ती जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इम्तियाज मोहम्मद है जो कह रहे हैं आपके कार्यक्रम पे सच्चाई बाहर आती है, नहीं तो तरस जाते हैं सच्चाई सुनने के लिए। बहुत धन्यवाद, आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है इम्तियाज मोहम्मद जी। आप बिल्कुल सुना कीजिए, देखा कीजिए। मोहम्मद हासिम जौनपुर भी हमारे साथ में हैं। फिर रफीक पूनावाला कह रहे हैं राजीव जी तूफान आया तो क्या गुजरात तक ही? इसी की बात हम कर रहे थे, केरल और महाराष्ट्र में नहीं आया क्या? नरेंद्र मोदी जी सिर्फ गुजरात तक का दौरा क्यों किए, केरल और महाराष्ट्र में क्यों नहीं गए? बिल्कुल ये सवाल हम लोग कर ही रहे हैं अभी। मोहम्मद अजमत भी हमारे साथ में है, आपको दिल से सलाम कह रहे हैं। मदीना का मुसाफिर थैंक्स कह रहे हैं। सीमा खातून लगातार हैं। सीताराम गोदी मीडिया कह रहे हैं। फिर मोहम्मद मुबारक कह रहे हैं गांव में मरने वाले की गिनती नहीं होती है, अगर गिनती होती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों नहीं होता है? ये भी एक सवाल है। रूपराम गोगरवाल कह रहे हैं धन्यवाद हो, सच्चाई की बात कहते रहो। फिर असलम भी, फिर जायद बरभुइया बंगाल राज्यपाल बीजेपी आरएसएस उसी का अंतर पर काम कर रहे हैं, उसको वेजिटेबल बोलना गलत है। उषा परगनिया हमारे साथ हैं जो कह रही हैं कि विद्वानों की राय मानने की परंपरा नहीं है बीजेपी में, बल्कि उनकी खिल्ली उड़ाने की परंपरा डाली जा रही है। उषा जी का कहना है। फूलचंद्र भी हमारे साथ वेरी नाइस न्यूज कह रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी सबका साथ देश को बर्बाद कह रहे हैं। गणेश सबकोता कह रहे हैं वही एक सर्वे में मोदी जी की लोकप्रियता में 24% की कमी आई है। ये वही उसी सर्वे की बात मैं अभी कर भी रहा था। रविंद्र कुमार कह रहे हैं सर क्या कोई दूसरा जेपी आंदोलन हो सकता है? देश अहंकारी के हाथों में है। एक आंदोलन अन्ना जी ने किया था, अन्ना आंदोलन, जिसमें कांग्रेस की सरकार तो चली गई, लेकिन अब जब जिस सरकार को बनवाना चाहते थे अन्ना साहब जो हैं वो अब गायब हो गए हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और दूसरे जो हैं वो बाबा, वो अब बहुत बड़े व्यापारी हो गए हैं। तो आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, यहाँ पे आंदोलन के लिए विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। और बहुत ही सही सटीक सवाल आपने किया था। कौशल कुमार मीना का कहना है कि नया मुद्दा सीए एनआरसी फिर चालू होने वाला है और बीजेपी इसकी आड़ में देश को दीमक की तरह चाट जाएगी। फिर जायद भी हैं, रफीक पूनावाला, अशोक हैं हमारे साथ, तमाम साथी लगातार बने हुए हैं। मोहिबुल एसके कह रहे हैं राजीव जी कौन सा प्रधानमंत्री है जो दूसरी किसी की बात नहीं समझा, वह किस लिए मुख्यमंत्री रखा है। फिर कई सारे साथी लगातार बने हुए हैं, अपने कमेंट रख रहे हैं, हमारे सामने लिख रहे हैं दोस्तों। लेकिन इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने का समय आ गया है। माफ करें अमलेंदु जी, आपसे मैं गडकरी जी पे सवाल नहीं ले पाया, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है इसीलिए। लेकिन ओवरऑल चर्चा हम लोग कर चुके हैं। नदीम अहमद भट्ट भी हैं, मुन्ना फरीदे भी हमारे साथ बने, तस्लीम खान भी है। आज देश में सर्वदलीय राष्ट्रीय इंटायर सरकार होना चाहिए कह रहे हैं सभी दलों के सदस्यों के साथ में। खैर ये तमाम बातें होती रहेंगी। कल शाम फिर 7 बजे हम मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों विदा लेना चाहूंगा अपने दोनों पैनलिस्टों से। जयशंकर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला। जयशंकर जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर और आपके साथ जुड़े रहे लगातार 1 घंटे, अपने विचारों से अवगत कराया जयशंकर जी ने। जयशंकर जी आपको बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपने भी चर्चा के लिए वक्त निकाला, हमारे साथ रहे पूरे घंटे भर, आपने अपने विचारों से अवगत कराया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम अपने दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबको जो आप हमारे साथ बने रहे। आप लोगों के कमेंट पर चर्चा तो नहीं कर पाया, लेकिन बातें ओवरऑल यही हो रही थी जो यहां आप लोग रख रहे हैं। मोहम्मद अशरफ खान, फिर इरफान खान, फिर मोहम्मद हसन लगातार लिख रहे हैं नोड, फिर कौशल कुमार मीना, असलम चिश्ती, तमाम साथी। अब आप लोगों से विदा लेता हूं, तब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे दूसरे कार्यक्रमों के साथ में, और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक नमस्कार।